बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हमने चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस स्टार्ट किया हुआ है। इस नॉलेज में हम दो एसएलओ कवर कर रहे हैं। सबसे पहले एसएलओ में हमसे कहा गया है हम बैक्टीरियोफेज, एचआईवी वायरस और फ्लू वायरस इनका स्ट्रक्चर पढ़ें, और साथ इससे रिलेटेड सेकेंड एसएलओ में हमसे कहा जा रहा है कि जो हम फ्लू वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाते हैं इसके लिमिटेशंस क्या हैं। हम दो वायरसेस बैक्टीरियोफेज और एचआईवी का स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हमने फ्लू वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ना है और साथ ही इसके अगेंस्ट बनने वाली वैक्सीन की लिमिटेशन भी देखनी है। स्टार्ट में हमारे पास जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो ये कि आपके पास जो फ्लू वायरसेस या इन्हें हम इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी कहते हैं, ये आरएनए वायरसेस हैं जिनमें स्ट्रक्चर फॉर्म्स जो हैं वो वेरी करती हैं स्फेरिकल शेप से लेकर फिलामेंटस शेप तक। डायमीटर हम देखते हैं, अगर स्फेरिकल वायरस है तो उसमें 50 से लेकर 120 नैनोमीटर उसका डायमीटर हो सकता है, और अगर फिलामेंटस फॉर्म में है तो आपके पास 20 नैनोमीटर इसका डायमीटर और 200 से लेकर 300 नैनोमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। मेन पार्ट्स अगर हम देखें तो आपको इसमें मेम्ब्रेनस कवरिंग मिलेगी जो ये अपने होस्ट से लेता है, और उसके बाद आप देखोगे इसमें स्पेसिफिकली हम जीनोम पढ़ेंगे। इसका जो मेम्ब्रेनस कवरिंग है वो आपके पास एज यूजुअल लिपिड बायलेयर है जिसे इसने अपने होस्ट से लिया है। होस्ट हमारे पास ह्यूमन सेल है और हमें पता है हमारे सेल के अराउंड लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है जिसे ये चुरा रहा है, जिसे हम आप इसकी एनवेलप कहते हैं। स्पेसिफिक बात यह है कि जब ये उस होस्ट की मेम्ब्रेन को चुरा के अपने राउंड एनवेलप बना लेता है, होती तो ये लिपिड बायलेयर ही है, लेकिन फिर वायरस जो है ना, हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाता है जो उस एनवेलप के ऊपर आके एक्सपोज होती हैं। ठीक है, इनमें से दो इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंजा वायरस की प्रोटीन हम यहां पढ़ रहे हैं। जब आप इसके एनवेलप को देखते हो तो आपको इसके ऊपर एचए प्रोटीन, हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन भी मिलती है, और उसके साथ आपको एनए यानी न्यूरामिनिडेज, ये दो प्रोटीन्स मिलती हैं जो वायरस की एनवेलप पे मौजूद होती हैं। कहते हैं जो एचए है, हीमोग्लूटिनिन, ये हमारे पास रोड शेप ट्राइमेरिक मॉलिक्यूल होता है। इसका काम क्या होता है कि जब वायरस ने अपने होस्ट सेल के साथ अटैच होना होता है तो वो इस एचए प्रोटीन की मदद से होता है, और जो न्यूरामिनिडेज है एनए, ये आपके पास मशरूम शेप्ड है स्पाइक की शक्ल में, और इसमें आपको बॉक्स लाइक हेड मिल रहा होता है इसके ऊपर। ठीक है, जिसमें आप देखते हो एक लॉन्ग स्टॉक है और उसके ऊपर ये बॉक्स शेप हेड है। ओवरऑल ये मशरूम शेप है। इसका काम क्या है कि जब आपके पास होस्ट सेल में ये इन्फ्लुएंजा वायरस रेप्लिकेट करके नए वायरसेस बनाता है ना, तो उन नए वायरसेस को होस्ट सेल से रिलीज करवाने में एनए प्रोटीन्स का रोल होता है। तो एक ने होस्ट सेल के साथ अटैच करवाना है और दूसरे ने नए बनने वाले एंजाइम्स को, वायरसेस को, नए बनने वाले वायरसेस को होस्ट सेल से रिलीज करवाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें इसका जीनोम है जो कि आरएनए मॉलिक्यूल है, और आप देखते हो इसका जो आरएनए का जीनोम है ना, ये एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस होने की बजाय सेगमेंटेड फॉर्म में है, और इस सेगमेंटेड फॉर्म में आपको आरएनए के 7 से 8 पीसेस मिलते हैं जो इकट्ठे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सेगमेंट्स फॉर्म के अंदर। ये मिलते हैं तो आपके पास ये जीनोम बनता है। फर्दर हम देखते हैं कि इसे मजीद हेलिकल फॉर्म के अंदर इसके आरएनए को पैक किया जाता है, और पैकिंग के लिए यहां पे कुछ प्रोटीन्स यूज होती हैं जिसे आप न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हो, जो इसको पैक करके अच्छे से फिक्स करती हैं। कहते हैं जो हर सेगमेंट है ना, 7 से 8 सेगमेंट्स हैं या पीसीज हैं, इनमें से हर सेगमेंट जो है वो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड यानी किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बना रहा होता है। यहां इससे मुराद अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ 1 और समटाइम्स 2 ऑफ द वायरस प्रोटीन, यानी कि हर सेगमेंट जनरली हम देखते हैं एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहा है। हाँ, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कोई सेगमेंट 2 प्रोटीन्स भी बना रहा होता है या पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना रहा होता है। ये हमारे पास इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास सबसे बाहर लिपिड बायलेयर एनवेलप है। ये देख रहे हो, ये लिपिड बायलेयर है। एक लेयर ये आ रही है और दूसरी लेयर ये है। ठीक है, उसके साथ आप देख रहे हो कि आपके पास इस एनवेलप के ऊपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, जिनमें से एक है हीम एग्लूटिनिन, ठीक, और दूसरा आपके पास ये देखो न्यूरामिनिडेज,
जिसमें वो एक स्टॉक है और उस स्टॉक के ऊपर एक बॉक्स लाइक हेड अटैच है। एक प्रोटीन होस्ट सेल के साथ अटैच करने में मदद दे रही है, दूसरी प्रोटीन नए बनने वाले वायरसेस को होस्ट सेल से रिलीज करने में मदद देती है। और अंदर आपके पास जीनोम है आरएनए, और वो जीनोम जो है अगर आप उसको गौर से यहां देखो, छोटे छोटे उसके साथ गोल बीड्स हैं जो कि असल में प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसने उस जीनोम को पैक किया हुआ है हेलिकल फॉर्म में। और ये जीनोम सेगमेंट्स फॉर्म में है। इसके अंदर आपको 7 से 8 सेगमेंट्स, पीसेस मिलते हैं आरएनए के। ठीक, अब हम आते हैं उस सेकेंड पार्ट के ऊपर जो हमारा दूसरा एसएलओ है, कि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस का हमने स्ट्रक्चर देखा है, इसकी जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो हम देखते हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। कुछ देर के बाद हमें पेशेंट को दोबारा से डोज देनी पड़ती है, बाज़ औक़ात हमें नई वैक्सीन डेवलप करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है उस वैक्सीन की कुछ लिमिटेशंस हैं जो उसको, उसके यूज को महदूद कर देती हैं। कहते हैं आपके पास ये लिमिटेशंस क्या हैं? नंबर 1 कि जो फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसमें हम देखते हैं म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। ये सबसे अहम वजह है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन हम कहते हैं जब आपके पास डीएनए में मौजूद न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो जाए। अगर आप डीएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज कर रहे हो तो आप असल में डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, इसे आप कहते हो म्यूटेशन। तो वायरस जो है जब अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेता है, अपने आरएनए को ही चेंज कर लेता है म्यूटेशन से, तो आप देखते हो कि आपके पास उस आरएनए से बनने वाली प्रोटीन्स भी वेरी करती हैं। और अगर आपने इसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई है तो वो वैक्सीन पुराने वायरस के लिए थी। आफ्टर म्यूटेशन वायरस के अंदर जो चेंजेस आई हैं, अब पहले वाली वैक्सीन इस वायरस को किल नहीं कर पाती, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये आपके पास नया स्ट्रेन जो है वो पुरानी वैक्सीन उसके अगेंस्ट इतनी इफेक्टिव नहीं रहती और ये उससे एस्केप कर जाता है। ठीक है, ये जो आपके पास म्यूटेशन है ना, कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस में ये बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, बहुत कॉमन प्रोसेस है, बार बार हो रहा होता है। इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। के म्यूटेशन की वजह से ये होता है कि वायरस की सरफेस के ऊपर ये जो HNA प्रोटीन्स हैं, असल में हमने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई होती हैं जो आके इसको डिटेक्ट करके किल कर रही होती हैं। हमारी वैक्सीन भी इन्हीं प्रोटीन्स को टारगेट करती है। लेकिन जब आपके पास वायरस के जीनोम में बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं, यानी एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हो रही होती है, तो उसकी ये जो NA और HA प्रोटीन्स है ना, इनमें वेरिएशन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वैक्सीन इस वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाती और किल नहीं कर पाती। कहते हैं ये जो रैपिड म्यूटेशन है ये वैक्सीन की लॉन्ग टर्म इफेक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। कहते हैं इसी वजह से हमें देखना पड़ता है कि हर साल हमें वैक्सीन को अपडेट करना पड़ता है या बार बार उसको पेशेंट को इंजेक्ट करना पड़ता है बूस्टर्स की शक्ल में। इसे हम कहते हैं वैक्सीन बूस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि आपके पास जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस जो कम हो रही है वो दोबारा से रिकवर की जा सके। ये जो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं इन्हीं को हम असल में एंटीजेंस बोल रहे होते हैं। ये सरफेस प्रोटीन इन्फ्लुएंजा वायरस में स्पेशली आपके पास HA हीमोग्लूटिनिन और NA न्यूरामिनिडेज ये बहुत ज्यादा वेरी करती हैं स्ट्रेन टू स्ट्रेन। इस वायरस के स्ट्रेन बनना शुरू हो जाते हैं ना म्यूटेशन की वजह से। अब जो नया इन्फ्लुएंजा वायरस है वो पहले वाले का एक नया स्ट्रेन बन गया। तो इनमें स्पेशली ये 2 प्रोटीन जो है वेरी करने से आप देखते हो कि वैक्सीन जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहती। कहते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस थ्रू एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, ये जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बार बार जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, इसकी वजह से जो चेंजिंग आती है ये वैक्सीन को इनइफेक्टिव करती है, या हमारे लिए एक ऐसी वैक्सीन बनाना जो इन तमाम स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे, हमारे लिए उस चीज को बड़ा चैलेंजिंग कर देते हैं। हम कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बना पाते जो इन्फ्लुएंजा वायरस के तमाम स्ट्रेन के लिए कॉमन हो और उसके अगेंस्ट इफेक्टिव हो। नेक्स्ट में आप देखते हो कि आपके पास अगर हम कहते हैं फर्ज करो कोई ऐसी फ्लू वैक्सीन बना भी लेते हैं कि आपके पास जो स्ट्रेन बहुत कॉमन है कम्युनिटी के अंदर और वो बहुत ज्यादा फ्लू कर रहा है, और आपने उस स्ट्रेन के अगेंस्ट कोई ऐसी कॉमन वैक्सीन फ्लू वैक्सीन बना भी ली है उन स्ट्रेन्स के अगेंस्ट, तो आप देखते हो कि ये जो वैक्सीन है ना विद टाइम ये इम्यूनिटी जो हमें प्रोवाइड करती है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट वजूहात की वजह से इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन यानी कि आपने अगर वैक्सीन पहले तो डेवलप करना मुश्किल है, और अगर डेवलप कर ली है तो आप देखते हो विद टाइम उसकी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उसकी इफेक्टिविटी कम होती हमें नजर आती है।
ठीक है, कहते हैं यही वजह है कि आप देखते हो कि आपके पास जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस होती है ना, ये ईयर टू ईयर यानी टाइम टू टाइम वेरी करती है। शुरू में ज्यादा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उसकी इफेक्टिविटी कम होती जा रही है। और बहुत इंपॉर्टेंट, एज टू एज भी वेरी करती है। अगर आपके पास यंग पर्सन है तो आप देखोगे ये वैक्सीन उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स शो करेगी, ज्यादा इफेक्टिव होगी बनिस्बत इसके कि आपके पास अगर कोई एल्डर पीपल हैं, बड़ी एज के लोग हैं, उनमें आप देखते हो वैसे ही उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है। ठीक है, इसी तरह कहते हैं डेमोग्राफिक ग्रुप्स जो हैं, डिफरेंट रीजन्स के अंदर रहने वाले लोगों में भी इस वैक्सीन के डिफरेंट इफेक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं हमारे पास जो एल्डरली पीपल हैं, हम देखते हैं कि इनके अगेंस्ट जो वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वायरस की वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। ठीक है, ये जो एल्डरली पीपल हैं ये ज्यादा हायर रिस्क पे होते हैं कि इनके अंदर फ्लू से मुतालिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ लिमिटेशंस हैं जो इन्फ्लुएंजा वायरस के या फ्लू वायरस के अगेंस्ट बनने वाली वैक्सीन को लिमिट करती हैं। ठीक है, तो हमने अपने दो एसएलओस जिनमें आपके पास बैक्टीरियोफेज, एचआईवी और फ्लू वायरस का स्ट्रक्चर स्टडी किया, और लास्ट पे हमने फ्लू वायरस के अगेंस्ट बनने वाली वैक्सीन की लिमिटेशंस को स्टडी। आई होप हमारे एसएलओस अच्छे से क्लियर हैं। आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, उससे प्रैक्टिस करो, आने वाले एसएलओ एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो खुद को। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एसएलओ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह।